नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मुंबई स्टूडियो से कविता प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको समझा देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप लगातार जो फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए आप हमसे जुड़िए, अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। आप हमें अपने सवाल वहां पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर आप हमें लाइव भी देख रहे होंगे तो वहां पर भी आप अपने सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यूट्यूब से भी लेने की। एक्सपर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में ही शामिल होंगे जो कि आपके सवालों में आपकी मदद करेंगे। चलिए अब बाजार पर पहले एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से उनके व्यू लेंगे, फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। और मार्केट पर नजर डालें तो आज काफी सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। कल की तेजी के बाद निफ्टी में कमजोरी है, हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है निफ्टी। लगभग 30 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ है और काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में देखने को मिली। इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी भी फ्लैटिश ही है, लेकिन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो आज आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस से बाजार पर दबाव बना है। वहीं एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर में आज टॉप पर है बीपीसीएल 2.5% ऊपर, क्योंकि कच्चे तेल में हम एक तेजी देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में आज तेजी है। वहीं कमजोरी है आज हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे कारोबार कर रहा है। बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक और कोल इंडिया में भी करीब 1.5% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो करीब 1700 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और उसके सामने 617 शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ज्यादातर स्टॉक्स लाल हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा मजबूती आज दिखाई दे रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। रियल्टी शेयर आज चल रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स में भी आज मजबूती है। वहीं आईटी, मेटल और चुनिंदा सरकारी बैंक आज बाजार पर कमजोरी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का मार्केट सेटअप। इस वक्त इस बीच एक खबर भी आ रही है आपके स्क्रीन पर। भारत के पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा आ गया है और वो 56.9 से बढ़कर 59.1 ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो आंकड़े मजबूत हैं, अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के। और एशियाई बाजारों की नजर भी थी, एक एक करके दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के भी नंबर निकल कर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्लोबली नंबर्स काफ़ी मजबूत निकल के आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो। और भारत में भी आंकड़े मजबूत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को हमारे साथ शामिल करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फंडा एक्सपर्ट, और द स्ट्रीट से कुणाल लामिया भी मौजूद हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, बाजार कैसा लग रहा है इस बीच आपको? कल तो शानदार तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड लेवल्स हमने निफ्टी में देखे। आज थोड़ा सुस्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन स्तरों पर क्या फ्रेश एंट्री करने की सलाह देंगे या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में एक क्लैरिटी लेने के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीब करीब हमने एग्जैक्टली एक महीने पहले जो निफ्टी में हाई देखा था वो था करीब 22,525 और ये हाई बना था 7 मार्च को। इनफैक्ट 3 दिनों से हम वही लेवल पे हैं और वहीं पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन की भी हाई की बात करें तो स्पॉट निफ्टी ने करीब 22,997 दैट इज 22,500 लेवल पे एक रेजिस्टेंस लिया है। सो फॉर टाइम बिंग 22,500 का एक स्तर होगा जो एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा इसके लिए। और अगर निफ्टी 22,500 से 525 के ऊपर अगर निकलती है तो आई थिंक यहाँ से एक नई रुझान डेफिनेटली देखने मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से इंडेक्स में थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन या फिर प्राइस करेक्शन भी देखने मिल सकता है। सपोर्ट की लेवल की बात करें तो करीब 22,375 से 350 का एक सपोर्ट आ रहा है। सो फॉर टाइम बिंग जिस तरह आपने बताया, इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे व्यूअर्स को भी अगर शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेड करना हो तो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देना बेहतर होगा।
तो स्टॉक पिकिंग करना बहुत अहम होगा, इंडेक्स से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए, ये सलाह है हमारे आज के मेहमान की। लेकिन हम अब दर्शकों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं और हमारे पहले दर्शक दिल्ली से हरीश कुमार साहब फोन लाइन पर हैं। हरीश जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा जो सवाल है डिश टीवी के लिए है। जी, कितने में लिया है आपने? मैम मेरे पास 25 रुपए की एवरेज पे 1000 शेयर है Dish TV। ओके, तो आपको तो घाटा हो रहा है सर। आपने लेकिन ये बताएं मुझे कि कितने समय के लिए लिया है? मैम दिया था मैंने शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन ऑलरेडी मुझे 1 डेढ़ महीना हो चुका है इसके लिए हुए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, और तो आपको जल्दी ही निकलना है इसमें कि और भी आपको रुकने का इरादा है? वैसे भी एवरेज करके तो आप बैठे हैं। नहीं मैम, अगर आगे प्रॉफिट हो सकता तो वेट कर सकता हूँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ओके, तो लगभग 1 क्वार्टर तक का व्यू हम ले लेते हैं। संतोष बताइएगा, क्या करना चाहिए? काफ़ी रेंज बाउंड है लेकिन इनके तो बाइंग प्राइस से बहुत ही नीचे चल रहा है फिलहाल। देखिए मुझे लगता है कि अपॉर्चुन टाइम देखकर निकलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज नॉट इन अ गुड शेप। अगर देखें टीटीएम बेसिस पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो है वो कई सालों के लो पर है, 603 करोड़ के आसपास है, जो कि प्रीवियस ईयर मार्च 23 में अगर देखें तो 1006 करोड़ के करीब था। और नेट प्रॉफिट पर आते आते देखें पूरा लॉस है, और ये लॉस जो है वो 2018 से लेकर अभी तक कंपनी लॉस में है, नेट प्रॉफिट लॉस पे। ऑपरेशनल प्रॉफिट है लेकिन नेट प्रॉफिट पे कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ा-सा डैम्पनिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपॉर्चुन टाइम देखिए, मार्केट अभी पॉइंट है, अगर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर के स्तर पे निकलने की तो निकलें, मिनिमल लॉस हो तो निकल जाएँ। बेहतर बिज़नेसेस की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ बिज़नेस हैं वहाँ पर उतनी प्रॉफिट नहीं आ रही है अभी। तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रमेश कुमार हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। रमेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर बहुत बहुत नमस्कार आपको जी। सर, मेरा जेएमएम फोल्डर पे क्वेश्चन है जी। मैंने सर ये 1 साल पहले लिया था इसको। ये 52 शेयर से मेरे पास 1305 रुपए में। सर मैंने ये देखा था उसको कि इसका जो फॉरेन इन्वेस्टर है फोल्डर इंक, इसने अपना पूरा स्टेक को एग्जिट किया है, और ये सब 1700 के आसपास से एग्जिट किया था इसको। और लेने के बाद सर इसका कुछ इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट कुछ नरम आए थे, लेकिन उसके मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हमारा लगभग 2-3 क्वार्टर के बाद हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद भी सर ये लगभग 1600-1700 रुपए चल रहा था 3 माह पहले, अभी 1300 रुपए आ गया सर। और सर ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था सर, इसको मैं आप स्पष्ट से जानना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आया सर मैनेजमेंट या कंपनी के बिजनेस में, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ सर? ये थोड़ा सा मेरे को आपसे गाइडलाइन चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। बस अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपने जिस भाव पे लिया है उससे ज़्यादा नुकसान आपको फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक बेहतर नज़रिया आगे हम देने की कोशिश करते हैं। कुणाल बताइए, जेएमएम फोल्डर क्या आपका नज़रिया बन रहा है? और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उन्होंने लिया, 1700 तक भी ये स्टॉक का एक वक्त पे गया, लेकिन फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नज़दीक आ चुका है। प्रशांत, आई थिंक जो बिजनेस अपडेट होगा वो संतोष जी अच्छा दे पाएंगे, बट अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो इस काउंटर ने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन रेंज बनाई है, और ये रेंज मई 2020 से लेके अब तक बनी हुई है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है 1250 से 1300 के बीच में, और इनफैक्ट रिसेंटली भी हमने देखी है तो ये काउंटर कहीं 1200 गया और वहीं से एक बाउंस दिखा के 1300 तक रुका हुआ है। सो ऑन द चार्ट्स फ्रंट आई एम वेरी श्योर कि ये जो 1200 का एक सपोर्ट है वो 3 सालों से नहीं टूटा, और यही एक बेहतरीन लेवल है जहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। सो अगर फ्रेश एंट्री भी किसी को करनी है जो हमारे शो देख रहे हैं, और किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है, तो 1200 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बहुत ही अच्छी पोजीशन बन सकती है, और टारगेट करीब करीब 1600 से 1700 का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। बट बिजनेस अपडेट आई थिंक संतोष जी बेटर दे पाएंगे। के पास आना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, उसमें सिंगल जो है लार्जेस्ट कंपनी है ये। और मुझे लगता है कि चूंकि प्रमोटर्स के हैंड चेंज हुए हैं इसमें, इनके जो फॉरेन पार्टनर्स थे प्रमोटर्स वो एग्जिट कर गए हैं। उसके बाद जो है ये गुजराती प्रमोटर्स हैं,
मुझे लगता है कि थोड़े से लंबी अवधि का, जैसा कि इनका नजरिया भी है, रखें इसको। इनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देख लें लास्ट के 10 सालों में 20% की रही है, लास्ट ईयर 25% की रही है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है। लेकिन चूंकि मार्केट कंडीशंस और फॉरेन प्रमोटर्स निकले हैं, लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि क्या बिजनेस जो है एज ए कंटिन्यूअस बेसिस चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं काफी आश्वस्त हूँ नंबर्स को देखने के बाद कि कंपनी का जो है कामकाजी मुनाफा अच्छा होगा। तो आपको लंबी अवधि के लिए रहें, और यहाँ से कुछ भी सब्सटैंशियल करेक्शन 10 to 15% होता है तो यहाँ पर ऐड भी करना चाहिए। इसे होल्ड करके रखें, अच्छा मुनाफा हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये है सलाह जीएमएम फोल्डर पर आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये ये हमें पूछा है हमारे अगले दर्शक ने। चलिए यूट्यूब पे कुछ सवाल, जमशेदपुर से अविनाश कुमार जी का सवाल आया है, और इनके दो सवाल हैं। पहला तो 3M इंडिया 4 शेयर्स इन्होंने 25,000 रुपए पर लिए हुए हैं, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स भी हैं इनके पास। इनफैक्ट वो हमारे साथ लाइव जुड़ भी चुके हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। अविनाश जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। मैम मेरा जैसे 3M इंडिया का 4 शेयर है, जिसका प्राइस 24,800 का है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो 250 का लिया हुआ है वो 100 शेयर है। तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए कि अभी कितना समय दे सकते हैं आप अविनाश जी? समय तो साल 2 साल। TM इंडिया में तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो उसके लिए तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। 25,000 में लिया था, और इस पर देखिए स्टॉक 30,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 250 पर लिया था, और मौजूदा भाव जो है वो 178 पर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर आप नुकसान में हैं। एक बार सलाह ले लेते हैं, कुणाल जी क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक में? 3M इंडिया वैसे तो ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है इस स्टॉक में, लेकिन क्या सजेशन होगा आपका? मुनाफा लेकर निकल जाएं, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी सलाह दीजिए, यहाँ इनको नुकसान हो रहा है। सी पूजा, 3M इंडिया ये एक ऐसा काउंटर है जो ऑलवेज ट्रेंड में रहा है, और बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो 25,000 में इनका एंट्री लेवल था, काउंटर इनफैक्ट 40-41,000 तक जाके आया था, और रीसेंट करेक्शन में ये काउंटर फिर से 30,000 पे आया है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, ट्रेंड बहुत ही इंटेक्ट है। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू होगा, 6 से 7 महीने का व्यू रखना होगा, तो इन्हें एक सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूँ, और वो है 28,500 का। अगर काउंटर 28,500 के नीचे जाता है तो रिविजिट करके डेफिनेटली एग्जिट करना होगा। और अगर ये काउंटर यहीं से कंटिन्यू होता है तो आई थिंक दिस ट्रेंड माइट जस्ट कंटिन्यू। इस काउंटर की एक टिपिकल बिहेवियर जो देखी है वो 5-6 महीने का कंसोलिडेशन होता है, और 1 महीने में बहुत ही अच्छी रैली देता है। सो बने रहे, आई थिंक इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस काउंटर में इनका जो बाइंग प्राइस है वो बहुत ही ऊपर है, बट आई थिंक इन्हें अभी रिसेंटली भी मिले होंगे इस काउंटर में, और हमें इसकी वजह से ये प्राइस एडजस्टेड होकर शायद नीचे आया हुआ है। इस काउंटर में अगर रीसेंट फॉर्मेशन की बात करें तो 2023, दैट इज अप्रैल 2023 से लेके अब तक एक ट्रेंड बहुत ही अच्छा ओपन हुआ है। प्रेजेंटली ये सपोर्ट से ही बाउंस हुआ था, विच इज 165। इस काउंटर में सर्टनली बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 165 का। अगर ये काउंटर 165 के नीचे जाता है तो फिर से एक बार रिविजिट कर लीजिए, बट अदरवाइज दोनों काउंटर में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। हमको बने रहना है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हालांकि 165 का स्टॉप लॉस लगाने की आपको सलाह भी दी जा रही है। अहमदनगर से मयूर हमारे दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार मयूर जी। हाँ मैडम बोलिए। आप बताइए सर, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हाँ मैडम, मिष्ठान फूड से मेरे पास 6,500 क्वांटिटी है। ओके, मिष्ठान फूड्स आपने किस भाव पे लिया है सर? 17 रुपए 17 पैसे में लिया है मैडम। ठीक है, और कोई स्टॉक है? हाँ मैडम, आलोक इंडस्ट्रीज है 2,100 शेयर से मेरे पास 2,100। किस भाव पे? 31 रुपए 50 पैसे में है मैडम। और दोनों सर आपने कितना लंबा रुकना है इसमें? मैडम लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ ना? लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं, चलिए। हाँ, एक साथ रुक सकता हूँ। ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही व्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो संतोष बताइए, मिष्ठान फूड 1770 पर लिया है, आलोक इंडस्ट्रीज 3150 पे।
देखिए, मुझे लगता है कि स्टान फूड इन दोनों में थोड़ा बेहतर है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और लास्ट ईयर कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है, तो यहाँ पर इनको होल्ड करने की सलाह होगी कि एटलीस्ट जो है ₹17.5 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें बाय क्लोजिंग बेसिस और इसे होल्ड करें। जहाँ तक आलोक इंडस्ट्री की बात है, ये कंपनी जो है कह लें कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। लेकिन डिस्पाइट दैट प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। कंपनी में अगर आप देखें तो काफ़ी नुकसान रहा है पिछले कई सालों में और अर्निंग्स वोलेटिलिटी काफ़ी रही है। हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ आया था कि रिलायंस ने जो है इनको कुछ डेट सपोर्ट किया था, लेकिन बावजूद इसके जो है इसके नंबर्स में अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी तलाश कर कर निकलनी चाहिए क्योंकि जो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है डिस्पाइट इतने अच्छे पैरेंटेज हैं इनकी, तो वो बिज़नेस में कहीं न कहीं कुछ खामी ज़रूर है, जिसके कारण कि प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ से निकलने की सलाह होगी। है आपके स्टॉक पर अहम राय संतोष जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और ले आते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन। और आज हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत। अक्षय जी नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। यूपीएल है ऑप्शंस के रणनीति जो स्टॉक चुना है, तो 450 का एक सपोर्ट बेस बना है, पॉसिबल डबल बॉटम का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है जो एक बुलिश पैटर्न है और चार्ट प्रोजेक्शन दे रहा है 500 के टारगेट के लिए अप्रैल सीरीज में। तो रणनीति है वेनिला कॉल बाय करने की, स्ट्राइक रहेगी 500 की, करीबन 5.5-6 रुपए के आसपास आपको मिलेगी ये प्रीमियम। तो टारगेट फर्स्ट बनाइए आप 9 रुपए की, सेकंड टारगेट बनाइए 12। ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए करीबन 1.5 की। 1,500 का लॉट साइज है 1,500 का, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल करीबन स्ट्रेटेजी में बनेगी 11,500 की और ये स्ट्रेटेजी में आपका रिस्क बनेगा 5,200 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अक्षय इस अहम जानकारी के लिए। तो यूपीएल ऑप्शन की रणनीति अहम लेवल्स आपको सुझा दिए गए, लेकिन ऑप्शन की दुनिया में रिस्क बहुत है। आपके सामने लेकर आते हैं हम सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये जोखिम का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर और अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इसमें आप निवेश करने की आपको सलाह दी जाती है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से नकुल गुप्ता हैं और इनका सवाल शोभा डेवलपर्स पे है। 100 शेयर्स इनके पास हैं, 1280 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। दूसरा स्टॉक इनके पास जोमेटो है, 90 शेयर हैं, 133 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। संतोष जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, बताइए शोभा डेवलपर्स 1280 की खरीद और जोमेटो 133 की खरीद, दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, लॉन्ग टर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि शोभा डेवलपर्स को देखें, आने वाले दिनों में ऐसे रियलिटी पे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन, थोड़े से वैल्यूएशन लग रहे हैं इन करंट सिनेरियो, जो है करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर और जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको टोज पे रहना है और मुझे लगता है कि 1450 के नीचे अगर ये जाता है स्टॉक, तो आपको ध्यान रखें कि उसके नीचे जाए तो आप एक बार निकलने की सोचें यहाँ पर। जहाँ तक जोमेटो की बात है, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी ने इन दिनों जो है लास्ट के 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन नंबर्स क्या वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कई आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स पॉजिटिव होंगे, उसके जो है उसका पूरा वैल्यूएशन कंपनी को दिया जा रहा है। 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और लास्ट अगर देखें लास्ट के क्वार्टर में 138 करोड़ की कमाई थी कंपनी की। तो मुझे लगता है कि जो एक्सट्रपोलेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आपको यही सलाह होगी कि आप जो है राइड द टाइड कर लें, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करें चार्ट पर। वो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 to 15% आपको जो है स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं। बाजार कभी भी जब खराब होगा तो वैल्यूएशन खोजता है मार्केट, उस समय आपको 10 to 15% जो है आप राइड द टाइड करें। जहां भी जाता है अगर नीचे की तरफ 10 से 15% गिरावट आती है, उस समय आपको निकलने की सोचनी चाहिए। ठीक है। तो ये है सलाह जोमेटो पर आपके लिए। एंट्री और एग्जिट लेवल्स भी बता दिए हैं। पुणे से कुशल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कुशल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना।
हेलो, मेरे पास ओरिएंट ग्रीन 600 शेयर है। मैंने 34 रुपए से लिया था और अभी तो 20 रुपया कुछ चल रहा है, तो क्या इसमें आगे रख सकते हैं, क्या निकल जाना चाहिए? ये कब लिया था आपने कुशल जी? अभी ये 1 महीने पहले, जब भी रोज इसको अपर सर्किट लग रही थी, 1 तभी महीने लिया पहले। था। राइट। ओरिएंट ग्रीन वैसे हाल फिलहाल में पावर स्टॉक्स तो फोकस में रहे ही हैं, उसका फ़ायदा ओरिएंट ग्रीन जैसी कंपनियों को भी मिला और 1 साल का अगर चार्ट आपको दिखा पाए 140% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन आपने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है 34 रुपए के आसपास। ये तो 52 वीक हाई है, उस स्तर पर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी ओरिएंट ग्रीन पर? सी कुछ इस काउंटर में जिस तरह हमारे व्यूअर ने बताया, ये काउंटर इधर अपर सर्किट में होता है या लोअर सर्किट में, इसमें रिस्क मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड बना था। इनफैक्ट रिसेंटली इस ट्रेंड ने नेगेटिव ब्रेकडाउन भी दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। सो एक सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ और वो है 18.50 रुपए। अगर काउंटर 18.50 के नीचे जाता है तो आई थिंक यू शुड टेक एन एग्जिट। और इन सब काउंटर्स में एक ट्रेंड भी डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉल्यूम इन कंट्रोल्ड काउंटर्स। तो यस, फॉर टाइम बिंग बने रह सकते हैं 18.50 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक अगर ये काउंटर में एक बार 25.5-26 का लेवल मिल जाता है तो टेक एन एग्जिट। और बेटर कंपनीज हैं जहां पे आपको ये अगर ग्रीन प्ले करना होगा, देन वी हैव मेनी अदर बेटर कंपनीज अवेलेबल, वी कैन स्विच ओवर टू देम। क्या इंश्योरेंस कंपनीज पे भरोसा किया जा सकता है? क्या मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वो सही है? क्यों कैशलेस होने के बावजूद भी मुझे हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते? ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों पे चर्चा होगी इंश्योरेंस महाकुंभ में, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश। दो 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस के प्रचार और प्रसार की बहुत आवश्यकता है। इंश्योरेंस महाकुंभ के आयोजन के लिए ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारी ये खास पेशकश 6 अप्रैल को आप देखिएगा केवल ईटी नाउ स्वदेश पर, जहां पर इंश्योरेंस से जुड़े आपके कोई भी सवाल है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और वित्त वर्ष 2025 में ओला इलेक्ट्रिक समेत कई बड़े आईपीओ आने वाले हैं और पूरा रिसर्च इस बारे में लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। बताएं शरद, आईपीओ मार्केट किस तरह से गर्म रहने वाला है? जी बिल्कुल, आईपीओ जो वित्त साल 2025 में आने वाले हैं वहाँ पे फोकस रहेगा और आईपीओ का जो साइज़ है वो लगभग 70,000 करोड़ रेस कर सकते हैं जो मेन बोर्ड पाइपलाइन में है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से सेगमेंट्स में आईपीओ ज़्यादा आ सकते हैं। ऑफकोर्स जो न्यू एज टेक कंपनीज़ है वो तो है ही, उसके अलावा ईवी का भी थीम है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी का थीम है और इम्पॉर्टेंटली डिफेंसिव्स भी वापस आ रहे हैं। सबसे पहला आईपीओ जो फोकस में रहेगा वो है ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ। इसका आईपीओ साइज़ देखें तो 5,500 करोड़ का है और इसमें फ्रेश इशू और ओएफएस के कंपोनेंट्स दोनों ही रहने वाले हैं। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे साइज़ लगभग 3500 करोड़ का है और जो फ्रेश इशू है 1250 करोड़ में देखने मिलेगा। एनएसडीएल सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है, एनएसडीएल का भी लिस्टिंग होने वाला है। 3000 करोड़ का साइज़ आ सकता है जिसका जो वैल्यू है कंपनी का कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 करोड़ बैठ रहा है। वन मोबीक्विक आईपीओ, यहाँ पे डिलेज भी देखने मिले और आईपीओ साइज़ भी कम हुआ, लगभग 700 करोड़ का आईपीओ आ सकता है। पहले 1900 करोड़ का जो था ये डील था, लेकिन याद रखिए ये फुल फ्रेश इशू ही होगा। यूनिकॉमर्स सोल्यूशन 5000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा आईपीओ आ सकता है जहाँ पे फ्रेश इशू का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। और वारी एनर्जीज़, ये जो रिन्यूएबल थीम सोलर का जो थीम है इसके में फोकस रहेगा। इसका साइज़ लगभग 3800 करोड़ का आ सकता है जहाँ पे फ्रेश इशू 1350 करोड़ रहेगा। फार्मा स्पेस से एमक्योर फार्मा का भी आईपीओ साइज़ 4000 से 5000 करोड़ तक देखने मिल सकता है। और जो मच अवेटेड आईपीओ है साल का, स्विगी का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं यूएस टेक कंपनी का आईपीओ आ सकता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 8300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन तक देखने मिल सकता है। जो लिस्टिंग है वो मिड 2024 तक देखने मिल सकती है। और आखिरी कंपनी महिंद्रा ग्रुप से फर्स्ट क्राई का, उसका भी आईपीओ आ सकता है। साइज़ लगभग 4000 करोड़ का है, ऑफर साइज़ में रहेगा 1816 का। और ओवरऑल देखा जाए तो यूटिलाइजेशन प्रोसीज जो है अपने सपोर्ट और वेयर हाउसिंग में लगाएंगे। तो इन स्टॉक्स पे जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा।
बिल्कुल शुक्रिया शरद तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए, और आईपीओ से जुड़ी पूरी एनालिसिस भी आपको ET Now स्वदेश लगातार देता रहता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आईपीओ से जुड़ी तमाम खबरें जो हैं, अगर आपको भी कोई निवेश रणनीति बनानी है तो आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव जानकारी ET Now स्वदेश।